मेरा नाम शेखर है और कॉलेज ऑफ कोचिंग मैं संचालित करता हूँ। चूँकि इन दिनों कोरोना वायरस के कारण पढ़ाई सारी ठप हो रखी है और लॉकडाउन के कारण आप अपने अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट या अपने अन्य जो भी जहाँ भी आप जाते थे पढ़ने के लिए समूह जो विद्यार्थियों का बनता था वहाँ तक आप पहुँच नहीं पा रहे हैं। मेरी कोशिश है कि मैं अपने वीडियो के माध्यम से कोशिश करूं कि आपको कुछ बेहतर कोई ऐसे टॉपिक का आपको कवर करा सकूं जो आपके लिए आने वाले एग्ज़ाम में बहुत काम आने वाले हैं। जैसे आज मैंने एक टॉपिक चुना है जनजातियाँ। जनजातियाँ बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इस पर लोग बात भी कम करते हैं, सोचते हैं कि ये विषय बड़ा सरल सा है और इसके क्वेश्चन बन जाएंगे। पर होता यह है कि जब इसके सवाल आते हैं अक्सर इसके सवाल लोग गलत करके आते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस कह सकते हैं या कह सकते हैं कि सब्जेक्ट को इजी ले लेना। लेकिन आप व्यापम के चाहे कोई भी एग्ज़ाम उठा करके देखें या पीएससी के एग्ज़ाम जो प्रीवियस छत्तीसगढ़ पीएससी हुई है, हर बार जनजाति समुदाय से प्रश्न आते रहे हैं। मुख्य परीक्षा के स्तर पर भी अगर आप देखें तो जनजातियों का एक बड़ा वर्ग है और जनजातियों से क्वेश्चन आना अनिवार्य होता है। वो डिटेल के क्वेश्चन भी होते हैं, वो 2 अंक वाले से लेकर के अधिकतम अंकों वाले प्रश्नों पर भी जनजातियों पर चर्चा होती रहती है। जनजाति अपने आप में एक बड़ा वास्ट सिलेबस है और कवर करने में समय भी उतना लगेगा। लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको सरल तरीके से, आसान तरीके से इसको डिटेल में बताता चलूँ। ऐसा नहीं कि हम बस इसे चर्चा में लाएंगे और सिर्फ किताब में लिखी हुई बातें बस ख़त्म कर देंगे वो पढ़ करके, ऐसा कुछ नहीं। हम कोशिश करेंगे इसे थोड़ा सा डिटेल अप्रोच में जाएँ और समझें। और यदि आप इस वीडियो के साथ साथ इसे नोट भी करना चाह रहे हैं तो नोट भी कर सकते हैं। प्लेबैक करके वीडियो को रोक करके या स्लो करके आप नोट भी करते रहिएगा, आपका एक अच्छा नोट्स भी बन जाएगा। खैर, ज़्यादा समय नहीं लूँगा और चीज़ें शुरू करते हैं। शुरू क्या करना है? तो शुरू ये करना है अपने को, हम अगर टॉपिक पढ़ रहे हैं जनजाति, सबसे पहली बात यह है कि ट्राइब्स या जनजाति होती क्या है। अच्छा, युवाओं का, व्यक्तियों का, किसी भी एक समूह की जब हम कल्पना करते हैं, बस ये भी एक समूह ही है। जनजाति और कुछ नहीं, लोगों का समूह है। लेकिन उन लोगों में विशेष क्या है? विशेष बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर नंबर 1 बात करें तो कोई भी जनजाति विशेष होती है उसकी संस्कृति के आधार पर। हम सब अपनी अपनी संस्कृतियों का बड़ा सम्मान करते हैं। ऐसी जनजाति अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को बचा करके रखने का भरपूर प्रयास करती है। दौर बहुत सारे आते हैं जाते हैं, नए नए आविष्कारों के साथ सरकार की पहुंच लोगों तक होती जाती है, लोग नई चीज़ों से जुड़ते जाते हैं। लेकिन उसके बाद भी ट्राइब एक बड़ी ख़ास बात होती है कि वो अपने संस्कारों को, अपनी संस्कृति को अपने से जोड़े रखती है। या ये कहें कि संस्कृति है तो जनजातियाँ हैं। जनजाति किसी एक विशेष भूभाग पर रहती हैं और उस क्षेत्र पर पैतृक अधिकार समझ सकते हैं आप, या कह सकते हैं प्राकृतिक अधिकार। पैतृक शब्द की जगह प्राकृतिक अधिकार कह लेते हैं, तो वहाँ की मूल निवासी मान ली जाती हैं। अच्छा, सवाल ये आता है कि क्या जनजातियों को संविधान में कहीं परिभाषित किया गया है? इसका जवाब है नहीं। ये प्रश्न बहुत बार आया है कि जनजातियों की परिभाषा संविधान में किस अनुच्छेद में है। इसका उत्तर है संविधान में जनजाति की परिभाषा नहीं दी गई है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि जनजाति का उल्लेख ही नहीं है संविधान में? ये मानना गलत होगा। मैं यहाँ पर एक आर्टिकल मेंशन कर रखा हूँ, आप देख पा रहे होंगे, आर्टिकल 342, संविधान के आर्टिकल 342 में आप जनजातियों का उल्लेख देखते हैं और इसी जगह मौजूद उल्लेख के आधार पर ही जनजातियों से जुड़ी हुई योजनाएं और बाकी सारी प्रावधान जो है सरकारें बनाती हैं। संसद में जब कानून बनता है तो इसका ध्यान रखा जाता है, इस आर्टिकल में मौजूद जनजातियों का ध्यान रखा जाता है। सवाल ये कि जनजाति डिक्लेयर कैसे होती है? डिक्लेयर ऐसे होती है कि राष्ट्रपति कर सकते हैं डिक्लेयर, लेकिन राष्ट्रपति खुद से तो ये नहीं कर सकते। जिस भी राज्य या आप कह सकते हैं केंद्र शासित प्रदेश, यूटी जिसको हम कहते हैं, यूनियन टेरिटरी, तो स्टेट हो या यूनियन टेरिटरी हो, वहाँ के जो संवैधानिक प्रमुख हैं, वहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन होंगे? अगर राज्य है तो राज्यपाल, और यदि केंद्र शासित प्रदेश है तो वो प्रशासक हो सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर, या हम कह सकते हैं जो एलजी है वो। तो ये जो है ये रिकमेंड करते हैं, ये बताते हैं कि
एक समुदाय विशेष, या कभी कभी क्या होता है कोई पूरे के पूरे समुदाय को या किसी समुदाय के किसी एक भाग को, जैसे हमारे यहाँ अगर देखें गोंड जनजाति, तो गोंड जनजाति अपने आप में एक बड़ी जनजाति है जिसकी कई शाखाएं हैं, तो उस गोंड जनजाति में की किसी शाखा को आप चाहें तो विशेष पिछड़ी जनजाति या पिछड़ी जनजाति का दर्जा दे सकते हैं। इस तरह की चीजें भी पॉसिबल है, ये फैसला राष्ट्रपति के हाथ होता है। तो ये चीजें क्लियर हुई। 2-3 चीजें हम जान चुके हैं कि जनजाति को जनजाति क्या बनाता है, एक किसी विशेष भूभाग पर उनका अधिकार होना, उनका क्षेत्रीय सीमित होना, उनका क्षेत्र वहां तक सीमित होना जहां पर वो अपने प्राकृतिक अधिकार को सुनिश्चित करते हैं। दूसरी बड़ी चीज क्या होती है, दूसरी बड़ी चीज होती है उनकी संस्कृति। अब संस्कृति है तो जनजातियां हैं। तीसरी बड़ी चीज क्या होती है, जनजातियों की अपनी सभ्यता होती है, अपने आचरण होते हैं, अपने कार्य होते हैं, अपने व्यवहार होते हैं, अपने गोत्र होते हैं। अब ये गोत्र क्या है आगे समझेंगे, आज ही समझेंगे और जानने का कोशिश की हम संवैधानिक थोड़ा सा दृष्टिकोण, तो हमको दिखाई दिया कि आर्टिकल 342 आगे 342 में इसको उल्लेखित किया गया है, लेकिन संविधान में परिभाषा मौजूद नहीं है। क्लियर पॉइंट। अच्छा, इसके बाद बात करेंगे कि क्या संविधान में किसी अनुसूची में, संविधान की अगर अनुसूचियों की बात करें, बहुत महत्वपूर्ण ये टॉपिक भी, आप संविधान की अनुसूचियां सबसे पहले याद करते हैं, तो उन अनुसूचियों के क्रम में यदि चलते चले, जहां पहले नंबर की अनुसूची जहां आप राज्य को परिभाषित करते हुए समझते हैं, वहां 5वें नंबर की जो अनुसूची है वहां अनुसूचित जनजातियों के प्रावधान की जानकारी आपको मिल जाएगी। तो अगर ये प्रश्न आ गया इस संविधान की किस अनुसूची में जनजातियों का उल्लेख है, तो 5वीं, और अगर आर्टिकल बोला तो 342 जनजातियों को दर्जा देने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है, राज्यपाल या एलजी से परामर्श करने के बाद ही, राष्ट्रपति स्वतः नहीं कर सकते। ध्यान रखें, परामर्श जरूरी होता है। अब बात करते हैं कि जनजातियों के बारे में जो इतनी चर्चा होती है कि उनकी जो प्रकार है, प्रकृति है, क्या सभी की एक है, हर जगह पाई जाने वाली जनजाति एक जैसी होती है, क्या उनके क्षेत्रीयता का प्रभाव नहीं पड़ता, क्या उनके रंग रूप अलग अलग नहीं होते, बिल्कुल होते हैं, और अगर होते हैं तो उनका विभाजन भी हुआ होगा। हम इस विभाजन को समझेंगे। भारत में अलग अलग समय पर अलग अलग ज्ञानी जो रहे हैं, समाजशास्त्री रहे, मानव शास्त्री रहे, उन्होंने इसका अध्ययन करने, इसको जानने समझने का प्रयास किया। जैसे अगर मैं देखूं तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे रिजले का एक वर्गीकरण आता है जो 1931 में, फिर आप देख पा रहे हैं बीएस गुहा, इनका वर्गीकरण काफी माना जाता है भारत में। बीएस गुहा के वर्गीकरण को अगर देखें, सन तो पूछता नहीं है, यहाँ की जानकारी के 1935 में बीएस गुहा का जो वर्गीकरण है वो भी सामने आया, और फिर एक वर्गीकरण हम मजुमदार का देख पाते हैं। मजुमदार के जो वर्गीकरण है उसको 1944 में हमने पाया, और मोटे तौर पर अगर देखें तो जनजातियों को अलग अलग वर्गों में बांटते हुए हम इसके भाग देख पा रहे हैं 6, जैसे निग्रेटो है, मंगोलाइड है, मेडिटेरियन है, या हम कह सकते हैं कि मेडिटेरियन, भूमध्य सागरीय। ठीक है, अब बात करें ब्रैकियोसेफलस, जिसपे कम बातें होती हैं, और एक नॉर्डिक है। तो ये अलग अलग वर्गीकरण है जनजातियों के। छत्तीसगढ़ की जनजाति, या हम मोरलेस कहें, भारत में ज्यादातर क्या दिखाई देता है, छत्तीसगढ़ पे बाद में आएंगे, भारत में क्या ज्यादा, तो भारत में ज्यादातर जो जनजाति वो प्रोटो ऑस्ट्रेलियाई प्रकार की है। अच्छा, हर जनजाति की अपनी कुछ विशेषताएं भी हो सकती है। निग्रेटो वो जो सबसे प्रारंभिक जनजाति माने जाते हैं, निग्रेटो, अगर थोड़ा बहुत हम लीक से हटें और थोड़ी बात करना चाहें, निग्रेटो सबसे प्राचीन जनजाति मानी गई है, सबसे पहले आई हुई जनजाति मानी गई है। वो काले वर्ण के लोग, हाँ अफ्रीका मूल के लोग भी आप कह देते हैं कभी कभी। अच्छा, अगर भारत में खोजेंगे आप तो ये कहाँ मिलेंगे, अभी भारत में इनका जो बड़ा केंद्र दिखाई देता है वो अंडमान निकोबार है, और बाकी जगह पर इनके बड़े साक्ष्य नहीं प्राप्त होते। वैसे अंडमान निकोबार के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो मानव शास्त्रियों का स्वर्ग है, शायद इसी कारण से कि सबसे आदिम स्वरूप जो है जनजाति का वो आपको वहाँ दिखाई देता है। अब थोड़ी सी चर्चा और करते हुए देखते हैं कि मंगोलाइड। अच्छा, मंगोलिया एक देश है, और वो देश कहाँ है, मंगोलिया जो देश है वो चाइना के ऊपर, अगर आप भूगोल पे मैप देखें तो चाइना के ऊपर की तरफ आपको दिखाई देगा। मंगोलाइड मूल के लोग वो जो थोड़े पीले रंग के वर्ण के होते हैं, सीधे बाल वाले, आंखें जिनकी छोटी होती हैं, तो ये जो वर्ण है, हम सरल शब्दों में कहें तो चीनी कह सकते हैं। अभी चीनी कहना समस्या बन गई है, लेकिन हाँ मंगोलाइड उनसे बिलोंग करते हैं। और भी बाकी है, जैसे अगर हम बात करें मेडिटेरियन या भूमध्य सागरीय, बड़ी महत्वपूर्ण जनजाति मानी जाती है। भूमध्य सागरीय क्षेत्र जो यूरोप
आसपास है। यूरोप बड़ा संकट में है अभी, और यूरोप के देश आप देख पा रहे होंगे, स्पेन हो गया, इटली हो गया, बड़े संकट में जूझ रहे हैं। लेकिन बहरहाल हम जनजातियों की बात कर रहे हैं, तो ये उस आसपास के जो क्षेत्रीय लोग हैं वो इस जनजाति विशेष से आते हैं। बात करते हैं ब्रैकियोसेफल्स। ब्रैकियोसेफल्स जो है ये काफ़ी सारी जगह पर बिखरे हुए हैं, और इनका बहुत खास वर्गीकरण आपको दिखाई अलग से नहीं देता है। हालांकि नार्डिक पे अगर बात करें, नार्डिक बड़ी इंटरेस्टिंग है। अच्छा, नार्डिक अपने आप को बड़ा प्योर मानता है, जो आर्य वाली सभ्यता की बात करते हैं तो हम वैसा बात कर सकते हैं नार्डिक के बारे में। और अगर बात करें प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड की, तो प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड जो है वो बड़ा जरूरी है हमारे लिए। प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड क्यों जरूरी है? क्योंकि हम प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड जनजाति वर्ग में आते हैं। अब बात करते हैं वर्गीकरण के दूसरे हिस्से पे। जनजातियों में एक बड़ा खास वर्गीकरण जो होता है गोत्र वर्गीकरण। तो अभी एक चीज और देखें, ये भारत के संदर्भ में नहीं पूरे विश्व के संदर्भ में था, लेकिन अगर मैं बाकी जनजातियों में एक खास वर्गीकरण देखूं तो गोत्र के आधार पर भी होता है। यहाँ गोत्र क्या है? आप और हम सब समझते हैं कि गोत्र यानी आपके उत्पत्ति के इतिहास को बताने वाला स्रोत। तो होता है ना, जब हम जाते हैं अस्थि विसर्जन करने, तो वहाँ जो मौजूद पंडित पुजारी होते हैं उनके पास आपके और हमारे जन्म का पूरा एक इतिहास का पूरा ब्यौरा रहता है, पूरा डाटा रहता है। बस उसी तरह से हमारी उत्पत्ति का अंतिम स्रोत क्या था, यहाँ भी गोत्र वही है। गोत्र यानी उत्पत्ति के आदि पुरुष, या जनजातियों के संदर्भ में कहें तो जरूरी नहीं कि वो कोई व्यक्ति हो, वो कोई पेड़ पौधा हो सकता है, वो कोई जीव जंतु भी हो सकता है। तो उत्पत्ति के लिए जो मूल है वही गोत्र। गोत्र के लिए कुछ शब्द और प्रयोग किए जाते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ तो गोत्र के लिए आप एक कॉमनली शब्द सुन पा रहे होंगे, या आपने कभी पहले पढ़ा हो, नहीं पढ़ा हो तो अभी जान लेते हैं, टोटम। या एक थोड़ा सा एक और शब्द है हमारे पास, गोटी। ये भी एक शब्द है जो आपको पढ़ने के दौरान मिल जाएगा। तो टोटम हो गया या गोटी हो गया, ये शब्द गोत्र को बिलोंग करते हैं, उन गोत्र के आधार पर वर्गीकरण। हालांकि यहाँ जो वर्गीकरण है उन गोत्र में मौजूद देवताओं को मानने के आधार पर है। जैसे यहाँ देवताओं का अगर नाम वर्गीकरण देखें देवताओं के आधार पर, तो नालुंग पे, नालुंग जो 4 देवता को मानते हैं, नालुंग पे। फिर आप देख पा रहे होंगे सयुंग पेंग, सयुंग पेंग जो 5 देवताओं को मानते हैं। फिर आप नीचे और आते हैं सारुंग, सारुंग पेंग 6 देवताओं को मानने वाले, और फिर येरुंग पेंग ये 7 देवताओं को मानने वाले। तो क्रम से 4, 5, 6 और 7 देवताओं के आधार पर वर्गीकरण। ये प्रश्न आ चुका है, मैं वापस कहूँगा ये प्रश्न आ चुका है, इस पर खास ध्यान रखेंगे। कौन कौन से हैं तो देखेंगे हम, नालुंग पेंग है, संयुंग पेंग है, सारुंग पेंग है और येरुंग पेंग है। याद हो जाएगा? थोड़ा सा प्रयास करेंगे, जरूर याद हो जाएगा। आसान है, बहुत कठिन भी नहीं है, दोहराना है लेकिन चीज़ों को है। फिर आगे देखते हैं, तो ये जो वर्गीकरण है देवताओं के आधार पर, इसे गोत्र वर्गीकरण कहा जाता है। वर्गीकरण पे और भी बात करें तो भाषा भी एक बड़ा आधार बनती है। हाँ, जनजातियों के वर्गीकरण में भाषा को भी एक बहुत महत्व दिया गया है। अब अगर मैं भाषा कहूँ तो भाषा का एक विस्तृत व्याकरण होना जरूरी है, लेकिन यहाँ भाषा का संदर्भ आप लेंगे बोली से। जनजातियों की अपनी बोली होती है जिनका कोई विस्तृत व्याकरण तो नहीं हो, लेकिन बहुत पुराने समय से वो उनके आसपास या उनके लोगों के द्वारा बोली जा रही है और अपना ली गई है। हालांकि इस बोली पर क्षेत्रीयता का बड़ा प्रभाव पड़ता है। जैसे छत्तीसगढ़ की अगर सीमाएं आप देखें तो छत्तीसगढ़ की सीमा उड़ीसा से भी लगती है, छत्तीसगढ़ की सीमा झारखंड से भी लगती है, छत्तीसगढ़ की सीमा नीचे तेलंगाना, पहले आंध्र प्रदेश था अब तेलंगाना, उनसे भी मिलती है। तो जब इस तरह की, या महाराष्ट्र सीमा, जब इस तरह से सीमाएं मिलती हैं तो एक चीज़ क्लियर होती है कि उस राज्य में बोले जा रही वाली भाषा का प्रभाव भी जनजातियों की बोली पर दिखने लग जाता है। यहाँ भी ऐसा ही होता है, लेकिन मोटे तौर पर अगर कहें तो जनजातियों को यहाँ भाषा के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। कौन से 3 भाग हैं? तो एक द्रविड़ है, द्रविड़ मूल, दूसरा मुंडा भाषा वर्ग, और एक तीसरा जो है वह आर्यन भाषा वर्ग या आर्य भाषा वर्ग है। द्रविड़ मूल पे अगर मैं बात करूँ तो भाई जो दक्षिण छत्तीसगढ़ है वहाँ आपको द्रविड़ मूल की भाषा वर्ग ज़्यादा दिखाई देगी। और अगर दक्षिण छत्तीसगढ़ की तरफ चलना है तो आप गोंड जो जनजाति समुदाय है उसमें आप देख सकते हैं गोंडी को, ये बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। पूरे अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में गोंडी सबसे ज़्यादा प्रयोग की जाती है। फिर बात करते हैं दूसरे नंबर पर
तो अब मैं बोला मुंडा, झारखंड से लगे हुए जो हमारे क्षेत्र हैं, जिले हैं, वो जो है मुंडा भाषा वर्ग में ज़्यादा आते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ जशपुर की तरफ या रायगढ़ ही ले लीजिए आप, इस तरफ मौजूद जनजातियाँ, सूरजपुर, सरगुजा हो गया, जो इस तरह के जिले हैं हमारे, वहाँ मुंडा भाषा का प्रभाव दिखाई देगा। खैरवार जनजाति आप सुने होंगे शायद। खड़िया जनजाति अगर आगे हम पढ़ने वाले हैं, वो जो पालकी ढोने का काम करती है। हाँ, ये प्रश्न भी आया है, पालकी ढोने का काम करने वाली जनजाति या खैरवार जो कत्था निकालने काम करती है, ये जनजातियाँ थोड़ा प्रयोग करते हैं कि भाई वो मुंडा जो भाषा वर्ग है उसका प्रयोग करें। तीसरा आर्यन, भारत में सबसे ज़्यादा आर्य, छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा आर्य भाषा वर्ग के लोग दिखाई दे रहे हैं। वैसे मैं यहाँ पे कोशिश किया हूँ आपको एक छोटा सा डाटा ये देने का कि द्रविड़ जो है वो 19 जनजाति प्रकार, 16 जनजाति प्रकार मुंडा में, और 87 जो है वो आर्य भाषा वर्ग में आती है। लेकिन प्रभाव अगर देखें सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली बोलियों में, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ में किस तरह की बोली का ज़्यादा प्रयोग होता है। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर सबसे ज़्यादा गोंडी बोली जाती है, दूसरे नंबर पर हल्बी है और तीसरे नंबर पर कुड़ुक है। कुड़ुक उरांव जो जनजाति है, उरांव ट्राइब है, वो कुड़ुक का प्रयोग करती है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस पर खास ध्यान रखेंगे, कई बार आया है। उरांव जनजाति किस बोली का प्रयोग करती है? कुड़ुक। तो मैं आपको बताया, अगर छत्तीसगढ़ में बोली का अगर हम बोले तो गोंडी, हल्बी और कुड़ुक। आगे बढ़ते हैं और डाटा पर चर्चा करते हैं और देखते हैं कि विशेष पिछड़ी जनजाति यहाँ पर जो मैं मेंशन किया हूँ उसका क्या मतलब है। भाई विशेष पिछड़ी जनजाति वो जनजाति समुदाय जो कि एक वर्ग तो है जिसकी विशेष भाषा, संस्कृति सब कुछ है वैसा ही जैसे बाकी जनजातियों में, लेकिन इन्हें संरक्षण की आवश्यकता है, इन्हें राष्ट्रपति की सहायता की आवश्यकता है, राष्ट्रपति की मदद की आवश्यकता है। तो वो जनजाति जो है वो आपको दिखाई देगी विशेष पिछड़ी जनजाति वर्ग में। ठीक है, तो यहाँ PBTG एक शब्द निकाला है। तो PBTG कई बार क्या होता है कि हिंदी भाषी जो छात्र रहते हैं उनसे जब प्रश्न पूछे जाते हैं, मैं डिमोरलाइज नहीं कर रहा हूँ आपको, एक सिंपल सा फैक्ट बता रहा हूँ, हम अक्सर हिंदी भाषी वर्ग वाले छात्रों को कुछ ज़्यादा ही मेहनत करनी पड़ जाती है, तो वो प्रश्न ऐसे भी आते हैं और वो लिख इस तरह से देता है कि वो लिख देगा P, V और T और G लिख देगा और बोले छत्तीसगढ़ में कौन सी PBTG है बताइए। हम अगर हमें PBTG नहीं पता है तो हम उत्तर क्या दे पाएंगे। लेकिन यहाँ पर वो पूछना चाह रहा है विशेष पिछड़ी जनजातियों को। तो विशेष पिछड़ी जनजाति जिसे राष्ट्रपति का दत्तक पुत्र भी कह दिया जाता है, राष्ट्रपति के गोद लिए हुए संतान के रूप में भी कह दिया जाता है, पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। ठीक है, वो जनजाति जिन्हें अधिक संरक्षण की आवश्यकता है। ठीक है, बहुत कठिन नहीं है, चीज़ें याद हो जाती हैं। और बात करते हैं तो हमारे यहाँ पर देखें तो भारत में अगर पूरे भारत की बात करें तो अगर मैं पूरे भारत में कहूँ 75 जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजातियों के भीतर डाला गया। हालांकि ये प्रश्न छत्तीसगढ़ की जनजातियों में तो ना पूछे, लेकिन एक फैक्ट है, याद रखने में कोई बुराई नहीं है। पूरे भारत में 75 विशेष पिछड़ी जनजातियों को सूचित किया गया है। जब हम MP में हुआ करते थे तो 42 विशेष पिछड़े जनजाति वर्ग चिन्हित थे। छत्तीसगढ़ आते 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 हमारे पास डाटा कम हुआ। अभी हमको तैयार करना है ये 3 और ये 2, यानी अबुझमाड़ी, बैगा, बिरहोर, कमार और पहाड़ी कोरवा केंद्र सरकार के द्वारा घोषित। मैं जब अपनी तैयारी के दिनों में था तो एक बड़ा लाइन चलता था, बड़ा फेमस लाइन, हम इनिशियल्स निकाल करके याद करने का प्रयास करते हैं। अ, बै, भी, क, प, अभय विकल्प, जिससे याद हो जाती थी चीज़ें। तो अ से अबुझमाड़िया, बै से बैगा, बी से बिरहोर, क से कमार, प से पहाड़ी कोरवा। ध्यान रखें, यहाँ अगर आप थोड़ा बहुत भटक गए तो डाटा गड़बड़ हो सकता है। याद रखिएगा, अबुझमाड़िया है, बैगा है, बिरहोर है, कमार है और पहाड़ी कोरवा है। कितनी जनजातियाँ होंगी? 5। ये केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। क्या इतनी पर्याप्त? नहीं। 2 है जो राज्य सरकार ने मान्यता दी है। कौन कौन सी? एक है पंडो और एक है गुंजिया जनजाति। ये राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त। तो टोटल हो गई 7, 5 ये और 2 ये, बन जाएगा चीज, याद हो जाएगा। इन सबको विशेष संरक्षण की आवश्यकता है, इन सबको राष्ट्रपति का दत्तक पुत्र भी कह दिया जाता है। अब बात करते हैं इन सब जनजातियों के, हालांकि मैं डिटेल भी क्लास आगे के लेक्चर्स में आपको लेता रहूँगा। आज तो हमारी
मुलाकात है, हम धीरे धीरे वीडियो पढ़ाएंगे और उस वीडियोज़ के माध्यम से आपको पूरी जानकारी मिलती रहेगी। समय अभाव से मैं भी जूझ रहा हूँ, लेकिन पूरी कोशिश रहेगी कि आपसे लगातार मुखातिब होता रहूँ, आपसे बात करता रहूँ और मेरे पास जो कुछ नॉलेज है वो आपसे शेयर करता रहूँ। आपके प्रश्न वगैरह का वेलकम रहेगा। आप मुझसे प्रश्न मेरे फ़ोन पर या फिर नीचे कमेंट पर डाल करके आप पूछ सकते हैं और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जितना आपको जवाब दे सकूँ, समय दे सकूँ, वो कोशिश जारी रहेगी। खैर आगे बढ़ते हैं। आप देखते हैं कि जनजाति को अक्सर हम किन शब्दों पर ध्यान दें, ये बार बार आते रहता है। जैसे एक शब्द है गोत्र, हम पहले भी चर्चा किए, आदि पुरुष या वो पूर्वज जहाँ से जनजातियाँ निकल करके आई हैं, ये हम देखेंगे। फिर ये देखेंगे क्या, हमने देखा। अब बात करेंगे गोदना। गोदना क्या होता है? गोदना दैट मीन्स टैटू आज के डेट में। अच्छा, जनजातियों में गोदना का बड़ा प्रचलन है भाई। अपने आइडेंटिफिकेशन के लिए, अपने आप की पहचान के लिए गोदना का प्रयोग किया जाता है। तो ये हम समझेंगे, इसकी डिटेल है, बहुत सारी डिटेल है, लेकिन एक सरल शब्दों में कहूँ या एक लाइन में कहूँ इसकी डेफिनेशन, तो गोदना का मतलब है स्थायी आभूषण, वो जो आपका चिर संगी है, जो आपके साथ है अभी और आपके बाद भी रहेगा। बाद भी रहेगा का कॉन्सेप्ट क्या है? जनजाति में एक मान्यता है कि जब आपकी मृत्यु हो जाएगी तो परलोक में आपको आपके गोदना के आधार पर पहचाना जाएगा। एक राम नामी समुदाय होता है, पूरे शरीर पर, चाहे वो चेहरा हो, शरीर के बाकी हाथ पाँव वो अंग हैं, वहाँ वो राम का नाम अंकित करता है, राम नामी समुदाय। और बड़े राम नामी मेला भी लगता है हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में। और बात करें तो और बात करते हुए देखते हैं कि गोदना हम समझे अलग, अच्छा इस PSC में तो आया भी था, अलग अलग तरीके से जब आगे हम बढ़ेंगे तो देखेंगे जनजातियों में कौन ज़्यादा गोदना प्रिय है, कौन गोदना गोदने का काम करती है, आएगा सब धीरे धीरे। युवा गृह, युवा गृह यूथ क्लब आज के जैसा नहीं, आज हम जिस तरह का यूथ क्लब देखते हैं उस तरह का नहीं, लेकिन ये संस्कृति का वहन करने वाला यूथ क्लब है, संस्कृति की शिक्षा देने वाला यूथ क्लब है, युवा गृह है। इस पर बहुत सारा अध्ययन हुआ है। फॉरेन जो राइटर्स हैं इन्होंने काफ़ी इसको ख़राब तरीके से समझाया है, लेकिन अगर सच कहें तो इससे बेहतर व्यवस्था या इससे खुली हुई व्यवस्था दुनिया में कोई दूसरी, दुनिया के कितने भी विकसित देश हो वो नहीं बना पाए आज तक। हम कहते हैं कि हम पाश्चात्य संस्कृति को कॉपी करते हैं, पाश्चात्य संस्कृति हमारे युवा गृह के कॉन्सेप्ट को कॉपी करती है, लेकिन उसमें भी असफल है। हमारे युवा गृह सफल है और सबसे सफल युवा गृह की अगर बात करें तो वो है घोटुल। घोटुल आप शब्द सुने हो या ना सुने हो, मेरी क्लास में आपको इसकी डिटेल स्टडी मिलेगी आगे के लेक्चर में। और धूमकुरिया एक है जिसको हम काफ़ी महत्व देंगे, घोटुल धूमकुरिया। तो मुड़िया जो ट्राइब है वो घोटुल युवा गृह वाली, और अगर बात करें धूमकुरिया तो धूमकुरिया उरांव जनजाति जो है हमारी वो इस युवा गृह को पालन करती है, या ये कहें इस युवा गृह के कारण अपनी संस्कृति अपनी सभ्यता से जड़ से जुड़ी हुई। अब बात करते हैं विवाह। जनजातियों में विवाह बड़ा रोचक है और जनजातियों के विवाह के प्रकार बहुत सारे रोचक हैं। विवाह के नाम भी खूब सारे हैं और अलग अलग जनजातियों में विवाह के प्रकार भी बहुत सारे हैं। गोंड एक ऐसी जनजाति है जिसके सर्वाधिक विवाह प्रकार है। जैसे एक आध इंटरेस्टिंग विवाह पर मैं आपको चर्चा करूँ तो एक विवाह है जिसमें सेवा विवाह कहते हैं उसे, या लमसेना जाना। हाँ, मैं अलग से चैप्टर में लूँगा इसमें, लेकिन फिर भी छोटा सा सेवा विवाह। तो जो पुरुष वो अपनी पत्नी के घर जाकर के रहता है, उसके पिता की सेवा करता है, और यदि वो प्रसन्न हो जाते हैं तो शादी की सहमति दे देते हैं। ये एक विवाह है। एक विवाह होता है दूध लौटावा, थोड़ा वियर्ड टाइप का है लेकिन जातियों के लिए नहीं। दूध लौटावा वो विवाह जिसमें ममेरे या फुफेरे भाई बहनों के बीच विवाह संभव हो जाता है। अगर आप आंध्र प्रदेश तेलंगाना की तरफ देखें तो ये कल्चर वहाँ सभ्य समाज या किसी भी तरह का समाज जो है वहाँ पाया जाता है। जनजातियों को आमतौर पर असभ्य समाज कह दिया जाता है, लेकिन ऐसा कहना बहुत गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्यों गलत होगा? इसलिए क्योंकि हमसे ज़्यादा सांस्कृतिक रूप से सशक्त जनजाति समुदाय होते हैं। तो ध्यान रखेंगे दूध लौटावा विवाह। अच्छा, एक विवाह होता है बड़ा इंटरेस्टिंग है वो विवाह का, उसको कहते हैं भगेली विवाह। हाँ, नाम से समझ में आ गया होगा, बताने की जरूरत
नहीं है। हाँ, जिसमें वर और वधू भाग करके विवाह कर लेते हैं। या अगर बात करें तो एक विवाह होता है जिसमें तीर विवाह होता है। तीर विवाह जिसमें युवती का विवाह तीर के साथ कर दिया जाता है। बिजवार जनजाति में पाया जाता है, बता दूं मैं आपको, बिजवार जनजाति जिसमें शहीद वीर नारायण सिंह थे, हाँ उसी जनजाति से। अब बात करते हैं कि इसके टैबूज। अब ये एक बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है, टैबू, मना या निषेध। अच्छा, मना जिस चीज को कह दिया जाए कि मना है, अब वो जरूर करते हैं, लेकिन जनजातियों में ये नहीं है। अभी चल रहा है ना लॉकडाउन, तो लोगों को बोला गया कि भाई घर से बाहर ना निकले, और अगर निकल रहे हैं अति आवश्यक होने पर तो वो जो फेस कवर है, मास्क लगा करके निकले। लेकिन नहीं, हम तो मना का मना करके दिखाएंगे, ये नहीं, ये जनजातियों में नहीं होता है। जनजातियों में टैबूज या मना बहुत कठोरता से पालन किए जाते हैं, और अगर ऐसा नहीं करे कोई, ऐसा ना करे कोई व्यक्ति, तो उसे जनजाति समुदाय से बाहर भी किया जा सकता है। कमारिक जनजाति है, उसमें सर्वाधिक टैबूज होते हैं। एक टैबू बड़ा प्रचलित है, घोड़ा छूना मना होता है। यदि कोई जनजाति का व्यक्ति घोड़ा छूता है तो उसे बाहर कर दिया जाता है जात से। एक और टैबू है कमार जनजाति का, ये बता दूँ मैं आपको, वो बाल जो है वो अपने ही जाति के नाई से कटवाएंगे, और ऐसा संभव नहीं हो पाता हर बार, इसलिए मृतक कर्म होने पर या छठी बच्चे के जन्म के बाद छठवां दिन, तो वो उस अवसर पर, इसीलिए पुरुषों के बाल अक्सर वहाँ लंबे उठाए जाते हैं, है ना। इंटरेस्टिंग जनजाति, बहुत सारे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट और भी आने वाले हैं आज, लेकिन क्लास में यहीं तक इंट्रोडक्शन क्लास है, हमारी मुलाकातें उम्मीद करूँगा लगातार बढ़े, और आप मुझसे इसी तरह से जुड़े रहेंगे तो हम बहुत कुछ है जो साथ मिल करके कवर करेंगे। कल की क्लास में क्या कोशिश करेंगे, कल की क्लास में कोशिश करेंगे कि जनजातियों में विशेष पिछड़ी जनजातियों को हम कवर करने का कोशिश करें। हम ये जानने का प्रयास करें कि अबुझमाड़िया से लेकर के ये पंडो भुजिया तक की जो जनजाति है वो किस तरह से काम करती आई है। ठीक है, तो कल मिलते हैं और आगे जारी रहेगी।